नमस्कार दोस्तों, मैं अजय यादव आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल में, जहां हम आज बात करने वाले हैं एक 5 स्टार होटल के हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट की हायरार्की के बारे में। जी हां दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि वो असिस्टेंट मैनेजर है, वो रूम अटेंडेंट है, वो हाउसकीपर है, वो फ्लोर सुपरवाइज़र है, वो पब्लिक एरिया सुपरवाइज़र है। तो कौन किसको रिपोर्ट करता है, मतलब कौन ऊपर आता है, कौन नीचे आता है, कौन मिडिल लेवल मैनेजमेंट में है, कौन टॉप लेवल में आता है, कौन ग्राउंड लेवल पे काम करता है। तो ये बहुत ही डिटेल्ड वीडियो होने वाला है एक हायरार्की के ऊपर। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए। तो फिर चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि ये जो हायरार्की है ये 5 स्टार होटल्स में भी चेंज होती रहती है। मतलब ये डिपेंड करता है कि होटल का साइज़ कितना है, मतलब रूम इन्वेंट्री कितना है, पब्लिक एरिया का साइज़ कितना है, क्या वो होटल रिजॉर्ट है, उसके साथ क्लब भी एसोसिएटेड है या नहीं है। तो ये हायरार्की चेंज हो सकती है, बट इतनी ज़्यादा चेंज नहीं होती है। मतलब 2-3 मैनेजर्स बीच में आ जाते हैं, अब सुपरवाइजर्स बढ़ जाते हैं, कुछ नई पोजीशन इंट्रोड्यूस हो जाती है, तो बहुत ही माइन्यूट चेंजेस होते हैं। बट ये जो मैं आपको हायरार्की बताने वाला हूँ, ओवरऑल यही इंडियन होटल्स में इंडियन होटल के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से फॉलो होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे ऊपर आता है हमारा एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर, जो पूरी हाउसकीपिंग टीम को लीड करते हैं और गाइड करते हैं। एक एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर जनरल मैनेजर को रिपोर्ट करता है और उनका मेजर जो काम होता है वो होता है डिपार्टमेंट में हायरिंग करना, क्लीननेस और स्टैंडर्ड्स को देखना कि वो मेंटेन हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, एसओपीज फॉलो हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, किसी को फायर करना है, हायर करना है, ट्रेनिंग देनी है, बजट बनाना है, कॉस्ट कंट्रोल कैसे करना है, एक टीम को कितने स्टाफ की रिक्वायरमेंट है। तो ये कुछ ऐसे बेसिक चीज़ें हैं जो एक एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर करता है। ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट प्रोफाइल होता है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, क्योंकि जैसे मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियोस में पहले ही बता रखा है कि हम कहीं भी जाते हैं तो सबसे पहले आप देखते हैं कि वहाँ का क्लीनिनेस कैसा है, इर्रिस्पेक्टिव चाहे वो होटल हो, हॉस्पिटल्स हो, सिनेमा हॉल्स हो, कोई भी एक कमर्शियल बिल्डिंग भी क्यों ना हो। एक एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर के ऊपर बहुत ही प्रेशर होता है, चाहे गेस्ट सेटिस्फेक्शन हो गया, कस्टमर सेटिस्फेक्शन हो गया, या टीम से डिज़ायर्ड रिजल्ट निकलवाना या आउटपुट निकलवाना। इसके नीचे आता है डिप्यूटी हाउसकीपर। देखिए, कई 5 स्टार होटल्स में डिप्यूटी हाउसकीपर्स होते हैं, कई में नहीं होते हैं। मतलब कई में सीधा एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर के बाद सीधा असिस्टेंट मैनेजर्स आ जाते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द बड़े 5 स्टार होटल्स में जहाँ रूम इन्वेंट्री 400 है, 500 है, 350 प्लस है, वहाँ आप देखेंगे जनरली डिप्यूटी हाउसकीपर होता ही है। अब डिप्यूटी हाउसकीपर का क्या काम होता है? देखिए, जो डिप्यूटी हाउसकीपर होता है वो इन द एब्सेंस ऑफ एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर वो इंचार्ज होता है। दूसरा, जो भी एसओपीज बने हुए हैं वो मेक श्योर करता है कि वो इंटायर डिपार्टमेंट उसको फॉलो कर सके। और कोई चीज़ इंडेंट करनी है, कोई सामान कितना मंगाना है, किस रेशियो में मंगाना है, एम्प्लॉय रिलेटेड ग्रीवेंसेस, मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर से पहले डिप्यूटी हाउसकीपर ही उसको सॉल्व कर देता है। एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर को बजट में असिस्ट करना, रैंडम चेकिंग ऑफ रूम्स, टीम की ट्रेनिंग लेना, तो ये कुछ काम है जो डिप्यूटी हाउसकीपर्स के होते हैं। नेक्स्ट पोजीशन है असिस्टेंट मैनेजर्स। देखिए, एक बड़े 5 स्टार होटल में 3 से 4 असिस्टेंट मैनेजर्स भी हो सकते हैं, क्योंकि एक मॉर्निंग असिस्टेंट मैनेजर्स, आफ्टरनून असिस्टेंट मैनेजर्स, तो डिपेंड करता है रूम के साइज़ के ऊपर। देखिए, ये जो असिस्टेंट मैनेजर की पोजीशन होती है बहुत ही क्रिटिकल पोजीशन होती है, चाहे वो असिस्टेंट मैनेजर हो चाहे वो सुपरवाइजर्स हो, क्योंकि ये एक ब्रिज का काम करते हैं। ब्रिज कैसे? मतलब जो लोअर लेवल की टीम होती है, जो हमारी बेस लेवल की टीम होती है, उनके कुछ ग्रीवेंसेज हैं, उनकी प्रॉब्लम्स है, उनकी ट्रेनिंग हो गया, उनकी लीव्स हो गया, या कोई भी इंफॉर्मेशन है, वो नीचे से लेके ऊपर तक पहुंचाते हैं। मतलब आप असिस्टेंट मैनेजर्स रिपोर्ट करते हैं या तो डिप्यूटी हाउसकीपर को या फिर एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर को। तो कोई भी ऐसी चीज़ है, कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर के पास तक जानी चाहिए, तो वो थ्रू असिस्टेंट मैनेजर्स ही जाती है 99% केसेस में। या फिर एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर मॉर्निंग मीटिंग में गए, वहाँ पे उन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन मिली, कुछ नई चीज़ इंप्लीमेंट करनी है, कुछ चीज़ रूम्स में प्लेस करनी है, रिमूव करनी है, कुछ स्टैंडर्ड्स चेंज करने हैं, तो वो अपने असिस्टेंट मैनेजर्स को बताते हैं। उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर सुपरवाइजर को बताते हैं, सुपरवाइजर अपनी बेस लेवल टीम को बताता है। इस हिसाब से ये काम होता है। तो बहुत ही क्रिटिकल पोजीशन होती है असिस्टेंट मैनेजर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। वीआईपी रूम्स को चेक करना, देखना कि मेंटेनेंस प्रॉपर है या नहीं है, किस रूम को या फिर किस फ्लोर को हमको आउट ऑफ ऑर्डर लेना है, ये सारे जो कॉल्स होते हैं ये असिस्टेंट मैनेजर्स के ही होते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो वीआईपी रूम्स चेक होता है या फिर रूम को थर्ली चेकिंग होता है वो असिस्टेंट मैनेजर्स ही करते हैं। तो वो ये इन्फॉर्मेशन अपने डिप्यूटी हाउसकीपर या एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर को पास करता है, वहाँ से वो कॉल लिया जाता है। तो ये कुछ रोल्स होते हैं, या फिर जैसे आप बोल सकते हैं कि
की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरियाज होते हैं असिस्टेंट मैनेजर्स के। अब असिस्टेंट मैनेजर्स के नीचे कई प्रॉपर्टीज़ में आप देख सकते हैं कि हाउसकीपिंग एग्जीक्यूटिव्स भी होते हैं, कहीं पे सीधा सुपरवाइज़र आ जाते हैं, कहीं पे सुपरवाइजर्स को ही एग्जीक्यूटिव बोला जाता है। तो ये होटल टू होटल डिफ़र करता है। तो बेसिकली जो हाउसकीपिंग एग्जीक्यूटिव होते हैं या फिर सुपरवाइजर्स होते हैं, उनका क्या काम होता है? वो मॉर्निंग में टीम की ब्रीफिंग लेते हैं, मॉर्निंग में आते हैं, टीम की ब्रीफिंग लेते हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन पास करनी होती है वो पास करते हैं। कोई गेस्ट कंप्लेन हुआ है लास्ट 24 आवर्स में, तो वो अपनी टीम को बताते हैं कि क्यों हुआ है, वो भी बताते हैं कि हम क्या कर सकते थे उसको रोकने के लिए। फिर फ्लोर्स पे जाना, कितने ऑक्यूपाइड रूम्स हैं, कितने चेकआउट रूम्स हैं, कितने वैकेंट रूम्स में सर्विस देनी है। तो ये एक पूरी जो चीज़ है, ये एक सुपरवाइज़र या फिर हाउसकीपिंग एग्जीक्यूटिव अपनी टीम को मॉर्निंग ब्रीफिंग में ही बता देते हैं। उसके बाद इंटायर डे वो उस प्रोसेस को फॉलो करते हैं या उसको मॉनिटरिंग करते हैं। रूम चेकिंग करना, आप देखना कि सप्लाईज़ अच्छे से फ्लोर पे या फिर ट्रॉली पे स्टैक है या नहीं है, किस चीज़ को इंडेंट करना है वो भी वो अपने असिस्टेंट मैनेजर्स को बताते हैं। या फिर जो लिनन रूम में आ रहा है वो सही क्वालिटी का है या नहीं है, उसमें क्रिस्पीनेस है या नहीं है, वाइटनेस है या नहीं है, किस लिनन को डिस्कार्ड करना है, तो उसका क्या प्रोसीजर है, तो वो टीम को बताते हैं। बेसिकली वो जो बेस लेवल टीम है उनसे एकदम जुड़े रहते हैं, ताकि वो उनकी एक तरीके से दुख तकलीफ़, उनको ट्रेन करना, करियर में ग्रो करना, एक बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट बॉन्ड होता है एक सुपरवाइज़र और एक बेस लेवल स्टाफ के बीच में, क्योंकि दोनों बहुत ही फ्रैंक होते हैं, दिन भर ऑलमोस्ट साथ में रहते हैं, काम करते हैं। तो जो बेस लेवल टीम है वो भी कंफर्टेबल रहती है अपनी चीज़ें शेयर करने के लिए सुपरवाइज़र से। तो ये एक सुपरवाइज़र पोजीशन है, जैसे मैंने आपको बताया, असिस्टेंट मैनेजर और सुपरवाइज़र, ये दोनों ही पोजीशन बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल रहती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। रूम्स को डेली बेसिस पे चेक करना, किस रूम को पेस्ट कंट्रोल के अंडर देना है, किस रूम को आउट ऑफ सर्विस लेना है, इंजीनियरिंग टीम से कंटिन्यूसली फॉलो अप करना कि क्या ये मेंटेनेंस हुआ या नहीं है, क्या ये कंप्लेंट डन हुई है नहीं है, गेस्ट से बातें करना। हालांकि असिस्टेंट मैनेजर्स भी करते हैं, बट ऑन अ रेगुलर बेसिस जो होता है वो एक हाउसकीपिंग सुपरवाइज़र या एग्जीक्यूटिव ही करता है, क्योंकि वो फ्लोर पे होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। मेक श्योर करना कि कारपेट क्लीनिंग, मतलब ऑल द क्लीनिंग प्रोसीजर्स फॉलो हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, मार्बल क्लीनिंग प्रोसीजर फॉलो हो रहा है नहीं हो रहा है। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये हाउसकीपिंग सुपरवाइज़र खुद भी करता है और मेक श्योर करता है कि ये उसकी टीम भी फॉलो अप करे जितने भी दिन में वो स्टैंडर्ड सेट किए गए हैं। फॉर एग्जांपल अगर 10 दिन में या 15 दिन में वो कारपेट शैम्पिंग होना है तो उसका ध्यान में रखना। वैसे बाय ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये मैनेजर्स भी याद दिलाते रहते हैं सुपरवाइज़र को, और एक चार्ट भी बना होता है हर एक ऑर्गेनाइजेशन में इजीनेस के लिए। देखिए जो सुपरवाइज़र होता है हाउसकीपिंग का, वो बड़े ऑर्गेनाइजेशन में अब 8 से 10 सुपरवाइज़र या 15 से 20 सुपरवाइज़र भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि प्रॉपर्टी का साइज़ कितना है। अब सुपरवाइज़र्स भी कौन कौन से हो सकते हैं? रूम सुपरवाइज़र जो रूम की प्रॉपर टेक केयर करता है, पब्लिक एरिया सुपरवाइज़र जो फ्रंट ऑफ द पब्लिक एरिया, बैक ऑफ द पब्लिक एरिया जो हाउसकीपिंग के अंडर आता है वो कवर करता है एक पब्लिक एरिया सुपरवाइज़र। यूनिफॉर्म सुपरवाइज़र हो सकता है, लॉन्ड्री सुपरवाइज़र हो सकता है, हॉर्टिकल्चरिस्ट सुपरवाइज़र हो सकता है, फ्लावरिस्ट सुपरवाइज़र हो सकता है, नाइट सुपरवाइज़र हो सकता है। सो डिपेंड करता है ये होटल टू होटल कि कितनी रिक्वायरमेंट है सुपरवाइज़र की, किस क्वांटिटी में है, उसी हिसाब से वो जॉब रोल उनको दिया जाता है। ये एक एक करके इन सुपरवाइज़र्स के बारे में भी थोड़ा सा इनका जॉब डिस्क्रिप्शन समझ लेते हैं क्या होता है। देखिए जो रूम सुपरवाइज़र होता है वो तो मैंने आपको बता दिया, वो रूम की थॉरली चेकिंग करता है, क्लियर करता है, फ्रंट ऑफिस से कोऑर्डिनेट करता है, टाइम पे रूम्स फ्रंट ऑफिस को देता है ताकि वो सेल हो सके, मेक श्योर करता है कि मैक्सिमम आउटपुट निकल सके जो रूम अटेंडेंस हैं, ताकि जल्दी से जल्दी वो रूम सेल हो सके। तो ये सब कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो एक रूम सुपरवाइज़र देखता है करके। वहीं जो हमारा पब्लिक एरिया सुपरवाइज़र होता है वो कंटिन्यूसली पब्लिक एरिया के राउंड्स लेता रहता है। वही देखता है कि लॉबी अच्छे से क्लीन है या नहीं है, लॉबी के वॉशरूम्स क्लीन है या नहीं है, बैंक्वेटिंग अच्छे से क्लीन है, कोई अगर फंक्शन हो रहा है तो उसका स्टाफिंग कैसे करना है। तो ये सब एक जो चीज़ें हैं ये पब्लिक एरिया सुपरवाइज़र के अंडर में आती है और वो अपने हिसाब से कॉल लेता है। देखिए पब्लिक एरिया सुपरवाइज़र एक बहुत ही मेरा मानना है सुपरवाइज़र्स के अंदर बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोजीशन होता है, क्योंकि इसमें आपका हर एक चीज़ टेस्ट होता है, चाहे वो फिजिकल फिटनेस हो गया, चाहे वो अडोप्टिबिलिटी हो गया, चाहे आपका एक ऑर्गेनाइज स्किल हो गया, टाइम मैनेजमेंट स्किल हो गया। तो कंटिन्यूसली राउंड्स लेना, मिनिमम 25 से 30 लोगों की टीम को मेंटेन करना, मशीन्स की नॉलेज होना, मार्बल्स की नॉलेज होना, कारपेट्स की नॉलेज होना,
मेक श्योर करना कि वो क्लीन है और एक रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड्स के अप टू क्लीन है। तो एक बहुत ही क्रिटिकल पोजीशन होती है जो है हमारी पब्लिक एरिया सुपरवाइज़र। चलिए अब बात कर लेते हैं लॉन्ड्री सुपरवाइज़र की। देखिए, लॉन्ड्री सुपरवाइज़र का जो मेजर टास्क होता है वो होता है कि जो भी लिनन आ रहा है वो अच्छे से वॉश हो, टाइम से वॉश हो, स्टैंडर्ड के हिसाब से वॉश हो और टाइमली, चाहे गेस्ट हो या स्टाफ हो, उनको मिल सके। और जो लॉन्ड्री सुपरवाइज़र होता है वो प्रॉपर्ली गाइड भी करता है टीम को। कई बार ऐसा होता है कि गेस्ट ने अपने कुछ कपड़े धोने के लिए दिए हैं, लेकिन जो लॉन्ड्री अटेंडेंट होता है उसको समझ में नहीं आ रहा होता है, क्योंकि उसमें रेड कलर भी होता है, उसमें वाइट कलर भी होता है, उसमें ब्लैक कलर भी होता है। तो कई बार उसको समझ में नहीं आता है कि इसको मैं कौन से केमिकल से धोऊँ। तो उस केस में लॉन्ड्री सुपरवाइज़र अपनी टीम को और लॉन्ड्री अटेंडेंट्स को गाइड करता है कि आप इसको इस तरह से धो ताकि इसका कलर फेड ना हो, इसकी क्वालिटी लूज़ ना हो और ये कपड़ा फटे भी ना। तो एक अच्छी क्वालिटी में, जिस क्वालिटी में वो गेस्ट का कपड़ा आया था धोने के लिए, उसी क्वालिटी में वो वापस गेस्ट के पास जाए। तो टीम को ट्रेनिंग देना, उनको गाइड करना और पूरे ऑपरेशंस को मॉनिटर करना, ये एक लॉन्ड्री सुपरवाइज़र का काम होता है। चलिए अब बात करते हैं यूनिफॉर्म सुपरवाइज़र की। देखिए, एक बड़े होटल में जहाँ पे 500 से 600 लोग काम करते हैं, तो एक अलग सेक्शन ही होता है वहाँ पे तो यूनिफॉर्म का, ताकि स्टाफ को टाइमली यूनिफॉर्म मिल सके, एक वेल प्रेस्ड, वेल वॉश्ड और वो यूनिफॉर्म मिसिंग भी ना हो। तो ये सब जो काम होता है ये एक यूनिफॉर्म सुपरवाइज़र का काम होता है कि कोई नया स्टाफ आ रहा है तो उनकी ज्वाइनिंग के लिए उनका मेजरमेंट, टेलर से मेजरमेंट करवाना, अगर कंपनी पॉलिसी है शूज़ देने की तो उनको शूज़ देना, मेक श्योर करना कि उनका जो टेलरिंग करके जो उनका यूनिफॉर्म है वो टाइम से उनको मिले। और हर एक एम्प्लॉय को, जो भी होटल में काम कर रहे हैं, उनको यूनिफॉर्म डेली बेसिस पे और टाइम पर मिले। तो ये जो काम होता है ये एक यूनिफॉर्म सुपरवाइज़र का होता है, जो वो मॉनिटर करता है और अपनी टीम को भी उसी हिसाब से ब्रीफ करता है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं लिनन सुपरवाइज़र के बारे में। देखिए, एक बड़े होटल में थाउजेंड्स की क्वांटिटीज़ में लिनन वॉश होता है। सो मेक श्योर करना कि वो लिनन अच्छे से वॉश होने के बाद अच्छे से स्टैक हो रहा है, अच्छे से फोल्ड हो रहा है, सही टाइम पे वो फ्लोर पे जा रहा है, और लिनन छूते खाली हो रहा है। तो ये सब जो भी काम है ये एक लिनन सुपरवाइज़र के अंडर में आता है कि टाइमली फ्लोर पे लिनन पहुंच जाए, ताकि रूम अटेंडेंट्स को फ्लोर पे नीचे आने की ज़रूरत ना पड़े, उनका टाइम सेव हो, गेस्ट डिलीवरी, गेस्ट में रूम्स अच्छे से जल्दी से बन पाए, ताकि फ्रंट ऑफिस उनको जल्दी से जल्दी सेल कर पाए। तो लिनन सुपरवाइज़र का ये काम होता है। उनके जो अंडर में टीम आती है वो है, एक लिनन अटेंडेंट होता है, जो टेलर होता है वो भी लिनन अटेंडेंट के अंदर में ही आता है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं अटेंडेंस के बारे में। देखिए, जो भी मैंने आपको सुपरवाइजर्स बताए हैं उनके अंडर में अटेंडेंस आते हैं, लेकिन जो दो टाइप के अटेंडेंट होते हैं, रूम अटेंडेंट और पब्लिक एरिया अटेंडेंट, यही सबसे ज़्यादा नंबर्स में होते हैं किसी भी होटल के अंदर या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। जो रूम अटेंडेंट होते हैं उनका क्या काम होता है, तो वो मॉर्निंग में आते हैं। सबसे पहले वो उनकी ब्रीफिंग ली जाती है, जहाँ पे उनको सुपरवाइजर्स बताते हैं कि आपको इतने रूम क्लीन करने हैं, ये रूम क्लीन करने हैं, इस रूम का ये मैसेज है, इस रूम में सिंगल लेडी है, ये वीआईपी रूम्स हैं, ये हैंडल विद केयर रूम्स हैं। उसी हिसाब से वो थ्रू आउट द डे रूम्स को क्लीन करते हैं और अब वो अपने सुपरवाइजर्स को इन्फॉर्म करते रहते हैं कि मैंने ये रूम क्लीन कर लिया है, अब आप ये चेक कर लीजिए, इस गेस्ट का ये स्पेशल रिक्वेस्ट है, जो वो अपने सेक्शन बुक में मेंटेन करते हैं। तो ये प्रोसीजर थ्रू आउट द डे चलता रहता है रूम अटेंडेंट का, और जैसे ही उनके सारे रूम्स क्लीन हो जाते हैं बाय द एंड ऑफ द शिफ्ट, वो नीचे आते हैं, जो भी उन्होंने की इशू कराई है वो हाउसकीपिंग डेस्क पे वो डिपॉजिट कर देते हैं और अपनी सेक्शन बुक को कंप्लीट भर के अपने सुपरवाइजर के साइन लेके वो घर चले जाते हैं। नेक्स्ट डे आके वो सेम रूटीन फॉलो करते हैं। वहीं जो पब्लिक एरिया अटेंडेंट है वो मॉर्निंग में आते हैं, उनका सुपरवाइज़र उनकी ब्रीफिंग लेता है, एरियाज एलोकेट करते हैं कि आज आप लॉबी में रहेंगे, आज आप रेस्टोरेंट में रहेंगे, आज आप मेन पोच पे रहेंगे, तो आज आप मेन गेट पे रहेंगे, या आप होटल के बाहर का जो एरिया है आप वो क्लीन करेंगे। तो ये डिपेंड करता है कि उनको उस पर्टिकुलर डे पे क्या टास्क मिलता है। वैसे मोस्ट ऑफ द सुपरवाइज़र्स महीने तक का रोस्टर बनाते हैं कि फॉर एग्जांपल कोई शाम है तो शाम 1 महीने तक लॉबी में ही रहेगा। वहीं नंदू है तो जो नंदू है वो 1 महीने तक या कम से कम 15 दिन तक रेस्टोरेंट में ही रहेगा। तो ऐसा वो एक रोस्टर बना देते हैं ताकि जो पब्लिक एरिया अटेंडेंट हैं उनको भी प्रॉब्लम ना हो और वो भी अपना एरिया अच्छे से मेंटेन कर सकें। जैसे आजकल होटल्स में एक मल्टीटास्किंग का कल्चर बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है। मतलब जो भी एक अटेंडेंट है या आप किसी पोजीशन पे काम कर रहे हो तो आपको रूम अटेंडेंट का काम भी आना चाहिए, आपको पब्लिक एरिया का काम भी आना चाहिए, आपको लिनन अटेंडेंट का काम भी आना चाहिए, चाहे यूनिफॉर्म अटेंडेंट, लॉन्ड्री, फ्लावरिस्ट। तो आपको एक मतलब मल्टीटास्किंग होना है कि ज़रूरत के टाइम पे आपको कहीं भी डाल दें।
तो इसलिए आप देखेंगे कि कई होटल्स में एग्जीक्यूटिव्स नहीं होते हैं, डिप्यूटी हाउसकीपर नहीं होते हैं, तो वही ऊपर 3 पोजीशन होती है, एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर, असिस्टेंट मैनेजर और सुपरवाइजर्स, और उसके अंदर अटेंडेंट। क्योंकि आजकल ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है और कल्चर के हिसाब से और ऑब्वियसली कोविड की वजह से कि आपको हर एक चीज़ आनी चाहिए। सो जो पोजीशन इतनी इम्पोर्टेंट नहीं रखती है या फिर जिस पोजीशन के बगैर भी डिपार्टमेंट अच्छे से फंक्शन कर सकता है, उस केस में उस पोजीशन को एलिमिनेट कर दिया जाता है उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में। तो दोस्तों ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी हाउसकीपिंग हायरार्की के बारे में एक 5 स्टार होटल के अंदर। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, देखिए ये होटल टू होटल डिफर करता है, बट मोस्ट ऑफ द इंडियन होटल्स में यही हायरार्की फॉलो की जाती है। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप मेरी प्रीवियस वीडियोस भी देख सकते हैं वीडियो सेक्शन में जाके, या फिर मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपकी नॉलेज को बहुत ज़्यादा इन्हेंस भी करेंगे। तो दोस्तों एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जिसका आंसर मैं आपसे जानना चाहूँगा। आपको क्या लगता है कि क्या होटल्स के अंदर मल्टीटास्किंग होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? मतलब एक ही एम्प्लॉय से 3-4 काम या फिर डिफरेंट डिपार्टमेंट में काम करना एक्सपेक्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? और अगर आपको कोई डाउट है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। आप चाहें तो मुझे लिंक्डइन पे फॉलो कर सकते हैं और वहाँ मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।